तो नेक्स्ट चैप्टर जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टिम्बर। देखें, टिम्बर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टेट जेई या आरआरबी जेई या फिर आप कह सकते हैं इसको आईएएस इन गेट, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इनका बहुत अच्छा वेटेज रहता है इस चैप्टर से। तो मैं आपको बताता हूँ कि टिम्बर क्या होता है। देखिए, जब कभी हम लकड़ी को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में यूज़ में लेते हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर स्ट्रक्चरल में किसी लोड को बियर अप करने के लिए या फिर किसी भी एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जब अपन एक लकड़ी को स्ट्रक्चरल फॉर्म में यूज में लेंगे तो उसको हम टिम्बर कह देते हैं। अब बात ये आती है कि टिम्बर कहाँ से आता है, किस किस लकड़ी से अपन कौन कौन सी किस किस पर्पज़ में यूज में ले सकते हैं या फिर हमें किस पर्पज़ के लिए कौन सी टिम्बर यूज़ में लेनी चाहिए, उन सब का डिस्कशन अब इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि टिम्बर किस तरीके से अपने ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ एक ट्री की। ओके, तो एक स्ट्रक्चर आपके सामने बन चुकी है। ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनी है इसमें अपन देख सकते हैं कि मैं आगे इसकी रूट्स भी बना रहा हूँ। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। जब एक स्ट्रक्चर, एक पेड़ की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो मैं काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो मान लीजिए कि ये आपके सामने मैंने एक ट्री बनाया है। इस ट्री में काफ़ी सारे पार्ट हैं, जैसे इस पार्ट्स को हम कहते हैं रूट, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेम और ट्रंक एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्राउन एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रांचेस। इन पार्ट्स को अपन ब्रांचेस कहते हैं। सिंपली हमें ट्री में जो भी आपके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता है पहले से। अब बात ये आती है कि कौन से पेड़ के कौन से हिस्से को काटने से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जब अपन स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस पेड़ में कौन सा भाग कितना % काम में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रूट्स के लिए। तो रूट्स को इंजीनियरिंग पर्पज़ में कोई यूज़ नहीं होता, सो नो यूज़ ऑफ रूट्स। सबसे पहले अपने को बात पता चली है कि नो यूज़ ऑफ रूट्स। ओके, देन यदि मैं ट्रंक की बात करता हूँ तो देखें, ट्रंक सबसे ज़्यादा काम में आने वाला पार्ट है एक पेड़ का। सो इट इज़ यूज फॉर 70 to 80%। सो 70 to 80% अपन किस पार्ट को यूज़ करेंगे? ट्रंक को। आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें आप ग्रोथ होती है या फिर अपन कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होता है, वो पार्ट पेड़ में ट्रंक का होता है। सो ट्रंक इज यूज फ्रॉम 70 to 80% फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। ओके, तो अपन इसको देख चुके हैं। अब अगर मैं आगे बात कर रहा हूँ क्राउन के लिए, तो क्राउन का भी पेड़ पत्तियों का इनका कोई यूज़ नहीं होता है, सो अपन इसको कहेंगे नो यूज़। तो इसके लिए भी अपन कोई यूज इसका नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। अब यदि मैं आगे बात करता हूँ कि ब्रांचेस आपकी बची हैं, तो ब्रांचेस का यूज होता है 20 to 30%। तो फाइनली अपन देख चुके हैं कि कौन सा पार्ट अपने पेड़ का अपने काम में आने वाला है और कौन सा पार्ट अपने काम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन ने इसका डिस्कशन कर लिया। अब मैं आगे डिस्कशन करूँगा कि इस पेड़ में जब तक, मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि ये पेड़ अभी भी कहाँ पे खड़ा हुआ है, एक फॉरेस्ट के अंदर, एक जंगल के अंदर, अभी भी इसको काटा नहीं गया है, ये अभी तक वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अभी इसमें जो टिम्बर मौजूद होगी, इसमें जो टिम्बर प्रेजेंस है, उस टिम्बर को हम कहते हैं स्टैंडिंग टिम्बर। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर। हम इसे कहेंगे स्टैंडिंग टिम्बर। तो सबसे पहले जब तक अपन एक टिम्बर को यूज़ में नहीं लेते हैं, जब तक वो टिम्बर अपने फॉरेस्ट के अंदर खड़ी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग टिम्बर कहेंगे। ओके, अब यदि मैं आगे डिस्कस करता हूँ स्टैंडिंग टिम्बर से, तो देखें स्टैंडिंग टिम्बर को जब काट लिया जाएगा, स्टैंडिंग टिम्बर में से जब अपन अपने पर्पस के लिए अलग अलग पार्ट को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसकी फॉलिंग करनी पड़ेगी, मीन्स इसको हमें काटना पड़ेगा, सॉइंग करनी पड़ेगी। तो जब ये पेड़ स्टैंडिंग है, जब ये पेड़ फॉरेस्ट में खड़ा हुआ है, तब तक इसको हम कहेंगे स्टैंडिंग टिम्बर। जब इस पेड़ को काट दिया जाएगा, और अपने पास जो टिम्बर का जो पार्ट मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड रफ टिम्बर। इसको हम कहेंगे रफ टिम्बर। तो अपने अच्छे से ये भी समझ में आया है कि पेड़ को काटने के बाद हमें जो एक पार्ट मिलेगा, उस पेड़ को हम कहेंगे रफ टिम्बर कहेंगे। ओके, तो रफ टिम्बर समझ में आ गया कि आफ्टर कटिंग
जो पेड़ का जो पार्ट होगा उसको अपन रफ टिम्बर। सो आफ्टर द टिम्बर, आफ्टर कटिंग द ट्री, it is called रफ टिम्बर। पेड़ को काटने के बाद जो टिम्बर ऑब्टेन होता है उसे अपन रफ टिम्बर कहते हैं। ओके, तो अपने को सबसे पहले जो ऑब्टेन हुआ है दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर, द सेकेंड पार्ट इज रफ टिम्बर। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज, तो अपने पास स्टैंडिंग टिम्बर था, उसके बाद अपने को रफ टिम्बर ऑब्टेन हुआ है। देन जब इसके पेड़ पत्तियों को या इसका जो लॉग होता है या फिर इसका जो अपना ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पत्तियां या एक्स्ट्रा कुछ एक ब्रांचेस निकली हुई थी, इनको अपन क्लीन करके फाइनली अपन एक लॉग को प्रिपेयर कर देते हैं। एक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो ऐसा आपको दिखाई देगा ट्रंक का, जब अपन इसे क्रिएट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं लॉग टिम्बर। जब अपन एक्स्ट्रा कुछ जो प्रोजेक्शंस होते हैं टिम्बर पे, मींस जो रफ टिम्बर पे जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस हैं या फिर आपके जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनको जब अपन हटा के एक लॉग को प्रिपेयर कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड लॉग टिम्बर। एंड फाइनली जब इसको अलग अलग शेप में, अलग अलग फॉर्म में जब इसको कटिंग की जाएगी, जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा, सो देन फाइनली इट इज कॉल्ड कन्वर्टेड टिम्बर। इट इज कॉल्ड कन्वर्टेड टिम्बर। तो जब इसको अलग अलग शेप एंड साइज में अपने अकॉर्डिंग या यूजेस के अकॉर्डिंग जब इसको अपन कट कर देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फाइनली कन्वर्टेड टिम्बर। सो देयर आर 4 parts of timber from starting to the end of the process of the timber. So the first is standing timber, then after falling the tree, after the cutting of the tree, it is called rough timber, and after that when we remove the extra projections or some leaves or something this type of things, so finally we got log timber, and finally after the log timber we cut or convert the timber into the desired shape, then finally it is called converted timber। तो अपन अब अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या किस तरीके से होगा। तो लेकिन इसको समझने के साथ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ों को जब काटा जाता है तो पेड़ों के पर्पस के अकॉर्डिंग अपन कटिंग करेंगे कि जब पेड़ मैच्योर होगा, अच्छे से जब मैच्योर हो चुका होगा तब उसकी कटिंग की जाएगी। बिफोर मैच्योरिटी यदि अपन किसी पेड़ की कटिंग करते हैं तो वो यूजलेस होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो अपन इसको देखेंगे कि किस तरीके से मैच्योरिटी लेवल होगा, कितनी ईयर्स में इस पेड़ की कटिंग करें। यदि अपन किसी हिली एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर कटिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, या किसी एक लेवल ग्राउंड पर रहते हैं तो वहाँ कटिंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा। इन सभी क्राइटेरिया के लिए अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखें अपन यदि बात करते हैं टिम्बर के लिए, तो टिम्बर कितने टाइप का होता है, तो अपन ये समझने के बाद देखते हैं कि टिम्बर बेसिकली कितने टाइप का हो सकता है। तो टिम्बर को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ट्रीज़ कितने टाइप के होते हैं, ट्रीज़ को कौन से मौसम में काटा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो ये अपने ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोजीनियस ट्रीज़, एक्सोजीनियस ट्रीज़, एंड द सेकेंड वन इज एंडोजीनियस, द सेकेंड वन इज एंडोजीनियस। ओके, सो the first one is exogenous trees and the second one is endogenous trees। बेसिकली इसके बाद यदि अपन इसको सब डिवाइड करते हैं, इसका अगर अपन और पार्ट देखते हैं तो एक्सोजीनियस ट्रीज 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज कॉनिफर ट्रीज एंड द सेकेंड इज डेसिडियस ट्रीज। ओके, तो अभी इनके बारे में अपने ब्रीफली अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि कौन से ट्रीज का क्या मतलब है, कौन कहाँ पर काम किया जाएगा, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रीज 2 टाइप के हो चुके हैं, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस 2 टाइप्स के हो चुके हैं, कॉनिफर ट्रीज, डेसिडियस ट्रीज। तो देखें जो एक्सोजीनियस ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे ट्रीज जिनकी ग्रोथ आउटसाइड होती है, मीन्स ऐसे ट्रीज जिनकी हाइट कम होती है और जिनकी ग्रोथ आउटसाइड होती है, आउटसाइड एक्सियल डायरेक्शन में, उन्हें हम कहते हैं एक्सोजीनियस ट्रीज। ऐसे ट्रीज जिनकी ग्रोथ एक्सियल डायरेक्शन में आउटवर्ड होती है उन्हें हम कहेंगे एक्सोजीनियस ट्रीज। तो इनके साइड में लिख रहा हूं ग्रोज आउटसाइड, इनकी ग्रोथ आउटसाइड होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोजीनियस ट्रीज। और ऐसे पेड़ जिनकी ग्रोथ
इनसाइड होती है, इनसाइड ग्रोथ होती है। तो जब इनसाइड आपकी ग्रोथ हो रही है ट्रीज की, तो ये इनकी हाइट कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इनकी हाइट कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और एक्सोजीनस ट्रीज की हाइट कम होती है। तो अपने को ये समझ में आया है कि दो तरीके के जो ट्रीज हैं एक्सोजीनियस वो आउटसाइड ग्रोथ करते हैं, आउटसाइड, एंड एंडोजीनियस ट्रीज इनसाइड ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा होती है। ये आउटसाइड ग्रोथ करने की वजह से इनकी ग्रोथ इनसाइड करने की वजह, इनसाइड की बजाय इनकी ग्रोथ आउटसाइड होती है, इसलिए इनकी हाइट कम होती है। ओके, तो अब अपन बात करेंगे कि कॉनिफर ट्रीज एंड डेसिडियस ट्रीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं इनको हिंदी में आपको बताऊं तो कॉनिफर्स ट्रीज मीन्स सदाबहार पेड़, सदाबहार। तो अपन बेसिकली इसके बारे में याद रखने के लिए मैंने आपको हिंदी में ऐसे बताया है कि सदाबहार पेड़, और इनको बोलते हैं पतझड़ी पेड़। आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा कि सदाबहार या पतझड़ी पेड़ कौन से होते हैं। तो देख सकते हैं, पहला आपका है सदाबहार पेड़ और दूसरा मैंने लिखा है पतझड़ी पेड़। मीन्स ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं, जिनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं, उन्हें हम सदाबहार पेड़ या कॉनिफर ट्रीज कहते हैं। और ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां एक मौसम या एक सीजन या एक समय आने पर गिर जाती हैं और तब तक नहीं आती हैं जब तक उनकी ऋतु या जब तक उनका मौसम या वेदरिंग उनकी नहीं आती है, तो उनको अपन कहते हैं पतझड़ी पेड़। तो अपन इसको अच्छे से समझेंगे कि कॉनिफर ट्रीज एंड डेसिडियस ट्रीज क्या हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉनिफर ट्रीज के लिए। तो कॉनिफर ट्रीज ऐसे पेड़ जिनकी ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, मीन्स जो हमेशा जिनकी पत्तियां, जिनमें हमेशा पॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स हमेशा हरे भरे रहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, सदाबहार पेड़ या कॉनिफर ट्रीज। और ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां एक मौसम में गिर जाएंगी उनको हम कहेंगे पतझड़ी या डेसिडियस ट्रीज कहेंगे। ओके, तो देखें, अब साथ में एक बात लिख देता हूं मैं कि यहाँ से आपको सॉफ्ट वुड मिलेगी, क्योंकि इस जगह पर खाना हमेशा टाइम टू टाइम हर एक ब्रांच के अंदर या हर एक पार्ट के अंदर पहुँचता रहता है। तो सो यहाँ से जो आपको टिम्बर ऑब्टेन होने वाली है दैट इज सॉफ्ट टिम्बर, और यहां से जो आपको वुड ऑब्टेन होगी दैट इज हार्ड वुड और हार्ड टिम्बर। तो यहां से आपको हार्ड वुड मिलेगी एंड यहां से आपको सॉफ्ट वुड मिलेगी। ओके, तो एक बार समझ चुके हैं अपन, एक बेसिक नॉलेज इनके बारे में अपने को पता चल चुकी है कि कॉनिफर ट्रीज क्या होते हैं एंड डेसिडियस ट्रीज क्या होते हैं। और ये दोनों ही किसके टाइप हैं, एक्सोजीनियस टाइप ट्रीज के टाइप। मींस इन दोनों की ही ग्रोथ किधर होगी, आउटवर्ड होगी, इन दोनों की ग्रोथ आउटसाइड होगी, और इनकी हाइट कंपैरेटिवली एंडोजीनियस से कम होगी। ओके, इसको अपन जान चुके हैं। तो अब इनके बारे में अपन कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन से पहले मैं आपको एक वर्ड बताने वाला हूँ। देखें कि मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। अभी अपन समझ चुके हैं ट्रीज दो तरीके के होते हैं, एक्सोजीनस, एंडोजीनस। एक्सोजीनस के दो टाइप हैं, कॉनिफर, डेसिडियस, और मैं कॉनिफर और डेसिडियस के बारे में आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। ओके, देखें, कॉनिफर ट्रीज एंड डेसिडियस ट्रीज, डेसिडियस ट्रीज। तो देखें, कॉनिफर एंड डेसिडियस ट्रीज के बीच क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, किस किस तरीके से अपन डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, दे हैं सदाबहार पेड़, सदाबहार, और ये हैं आपके पतझड़ी। ये पतझड़ मीन्स एक मौसम आने पर इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। ओके, तो इनको बोल दिया सदाबहार और इनको बोल दिया अपन ने पतझड़ी। ओके, सबसे जो पहला जो पॉइंट होगा आपका, यदि मैं बात करूंगा वुड की, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके लिए पैरामीटर्स लिख देता हूँ। यदि मैं बात करूंगा वुड की पैरामीटर, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि यदि मैं बात करूं वुड की कि वुड कैसी मिलेगी, तो अभी बताया था इस जगह पे आपको कि यहाँ से आपको सॉफ्ट वुड मिलेगी एंड यहाँ पर आपको हार्ड वुड मिलेगी। सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड आपको ऑब्टेन होगी, सबसे पहली बात। दूसरा, यदि मैं बात करता हूँ कि एनुलर रिंग किस तरीके से होंगी, मैं अभी बताऊँगा एनुलर रिंग क्या होती है। तो देखें, जो अपना कॉनिफर ट्रीज हैं उनमें डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग होती हैं, डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग। यहाँ पर इनडिस्टिंक्ट एनुलर रिंग होती है,
अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इंडिस्टिंक्ट एंड इंडिस्टिंक्ट क्या होता है। तो देखें, एनुलर रिंग मीन्स कि जब पेड़ की ग्रोथ हो रही होती है तो हर साल, हर ईयर एक सर्कुलर रिंग पेड़ के चारों तरफ हमेशा बनती रहती है। हर साल एक एक्स्ट्रा रिंग बनती रहती है जिसे हम एनुलर रिंग कहते हैं। और ये एनुलर रिंग हमेशा पेड़ की एज हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है। मीन्स आपके समझ में आ चुका होगा कि पेड़ के चारों तरफ हर साल एक एनुलर रिंग या एक सर्कुलर रिंग बनती रहती है जिसे एनुलर रिंग कहते हैं। और ये एनुलर रिंग हेल्प ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ ट्री में अपने हेल्प करती है। तो इससे अपने को पता चलता है कि पेड़ की एज क्या है, उसकी फॉलिंग कब करनी है, या वो मैच्योर हो चुका है या नहीं हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि एज ऑफ ट्री के लिए अपन कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं। सो एनुलर रिंग का पार्ट का यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है क्लियर, डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर। सो सॉफ्टवुड यानी मीन्स जो कॉनिफर ट्रीज हैं इनमें एनुलर रिंग एकदम डिस्टिंक्ट या क्लियर दिखाई देती हैं, जबकि डेसिडियस ट्रीज के अंदर ये इनडिस्टिंक्ट मीन्स नॉट क्लियर, इतनी क्लियर नहीं होती हैं, ये थोड़ी सी ब्लर दिखाई देती हैं। ओके, अगर मैं बात करूँगा थर्ड पॉइंट दैट इज मेडुलरी रिंग, मेडुलरी रिंग। तो देखें, यदि मैं बात कर रहा हूँ मेडुलरी रिंग के लिए तो अपोजिट होगा। एनुलर रिंग कॉनिफर ट्रीज के लिए डिस्टिंक्ट हैं, तो मेडुलरी रिंग्स कॉनिफर ट्रीज के लिए इनडिस्टिंक्ट होंगी, इनडिस्टिंक्ट। ओके, इनडिस्टिंक्ट में आप जान चुके हैं, इतनी क्लियर नहीं होंगी। अब मैं अपन बात करेंगे कि मेडुलरी रिंग क्या होती है। तो मेडुलरी रिंग बेसिकली जब आप ट्रीज देखेंगे, अभी मैं आगे लॉग ऑफ ट्री आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से जब अपन क्रॉस सेक्शन देखते हैं पेड़ का, तो जितनी भी आपकी ये एनुलर रिंग्स होती हैं, बार के जितने भी आपके पार्ट होते हैं, उन सबको बांधे रखने के लिए ये जो रेडियल डायरेक्शन में आपको शेप दिखाई दे रही है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रिंग। तो आपके समझ में आएगा मेडुलरी रिंग क्या होती है कि ऐसी रिंग या ऐसा शेप या ऐसे फाइबर्स जो कि पेड़ के बाकी के रिंग्स को अच्छे से टाइटली जोड़ के रखते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, मेडुलरी रिंग कहेंगे। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवुड या फिर जो आपके कॉनिफर ट्रीज है उनमें इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग मिलेगी, जबकि डेसिडिया ट्रीज के अंदर आपको डिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग मिलेगी, डिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग आपको मिलेगी। ओके, आगे यदि अपन देखें कि इनका कलर कैसा कैसा होगा। सो कलर की अगर अपन बात करें, फोर्थ पॉइंट इज कलर। तो देखें, कॉनिफर ट्रीज का कलर लाइट होता है एंड डेसिडियस ट्रीज का कलर डार्क होता है। सो द कलर इज लाइट एंड द कलर ऑफ डेसिडियस ट्रीज इज डार्क। तो इन दोनों का कलर लाइट एंड डार्क दोनों का होता है। यदि मैं बात करूंगा डेंसिटी की, डेंसिटी मींस रो, तो देखें डेंसिटी कैसे वो डिफाइन करेंगे। डेंसिटी डिफाइन करेंगे हार्ड एंड जो आप वेट से डिफाइन कर सकते हैं डेंसिटी को अपन बेसिकली। तो वेट के लिए भी डिस्कस करें अपन, तो इसका यूनिट वेट जो होता है वो कम होता है कॉनिफर ट्रीज का, जबकि ज़्यादा होता है डेसिडियस ट्रीज का। तो देख सकते हैं अपन यहाँ पर डेंसिटी अगर बात करें तो कॉनिफर ट्रीज की डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, एंड डेसिडियस ट्रीज की डेंसिटी हाई होती है, हाई। यदि अपन बात करें फायर रेजिस्टेंस की, 6 पॉइंट इज फायर रेजिस्टेंस। तो देखते हैं एक बार फायर रेजिस्टेंस। तो फायर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर पुअर क्वालिटी होती है फायर रेजिस्टेंस के केस में, और यहाँ पर हाई क्वालिटी होती है फायर रेजिस्टेंस के केस में। यदि मैं बात करता हूँ वेट की, 7 द लास्ट पॉइंट इज वेट। तो वेट की बात करें तो कॉनिफर ट्रीज के लिए वेट कैसा होता है, कम होता है। क्योंकि कम क्यों होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी कैसी है, कम। और इसका हाई होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी भी कैसी है, हाई है। तो बेसिकली अपने को अच्छे से समझ में आ गया है अभी कि यदि मैं बात करता हूँ पैरामीटर्स में वुड की, तो कॉनिफर ट्रीज में सॉफ्ट मिलेगी जबकि डेसिडियस में हार्ड मिलेगी। यदि मैं एनुलर रिंग बात करूँ तो यहाँ डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट। यदि मेडुलरी रिंग बात करें तो यहाँ इनडिस्टिंक्ट है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट, अपोजिट है दोनों। कलर की बात करेंगे यहाँ लाइट कलर, यहाँ पे डार्क कलर। यदि बात करें डेंसिटी की तो यहाँ पर लो डेंसिटी है, जबकि डेसिडियस के अंदर हाई डेंसिटी। यदि बात करेंगे अपन फायर रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर जो आपका कॉनिफर ट्रीज है यहाँ पर फायर रेजिस्टेंस आपको पुअर मिलेगी, जबकि डेसिडियस के अंदर फायर रेजिस्टेंस आपको
आपको हाई मिलेगी। ओके, लास्ट पॉइंट इज द वेट। तो वेट आपका कॉनिफर ट्रीज का लो होगा जबकि डेसिडियस ट्रीज का आपका हाई होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये भी समझ में आ चुका है कि एनुलर रिंग या जितने भी आपके पार्ट्स हैं उनको किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे। तो इनके आपको टाइप समझ में आ चुके हैं। ये एक्सोजीनियस टाइप जो ट्रीज हैं उनके ही दो टाइप हैं, कॉनिफर एंड डेसिडियस ट्रीज, जिनके कंपैरिजन से अपन समझ चुके हैं इन दोनों के बारे में। यदि मैं यहीं पर आपके लिए एग्जांपल समझाऊं कि एग्जांपल्स ऑफ कॉनिफर एंड डेसिडियस ट्रीज क्या होंगे, तो देखें कॉनिफर ट्रीज के जो एग्जांपल होंगे दैट आर चीर, देवदार, स्प्रूस। ध्यान रखें जो स्प्रूस होता है वो पेपर मेकिंग में काम आता है। पेपर मेकिंग के लिए अपन स्प्रूस का यूज़ करते हैं। ओके, तो पेपर मेकिंग के लिए अपन स्प्रूस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको डिनोट कर दिया है, लिख दिया है इस जगह पर। इसी तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे, कॉनिफर ट्रीज के होंगे, चीर, देवदार, स्प्रूस, इस टाइप के। ओके, यदि मैं बात करता हूँ डेसिडियस ट्रीज की, तो डेसिडियस ट्रीज के जो एग्जाम्पल होंगे दैट आर साल, ओक, बबूल, शीशम, मैंगो, टीक, ETC। इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे वो किसके होंगे, आपके डेसिडियस ट्रीज के होंगे। सो आपके समझ में आया है कि कॉनिफर ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हैं, चीर, देवदार, स्प्रूस। और यदि बात करें डेसिडियस ट्रीज की तो साल, ओक, बबूल, शीशम या मैंगो या टीक, ये जो भी हैं आपके इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे डेसिडियस के। यहीं पर अगर आपको बताऊँ मैं कि जो मैंगो होता है, मैंगो आपका मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर होता है। जो पुराने टाइम पर जो फर्नीचर बनते थे उन फर्नीचर्स में आप देखेंगे तो उनकी ड्यूरेबिलिटी आज भी अपने घर पे जो पुराने फर्नीचर हैं वो हमेशा वैसे के वैसे बने हुए हैं जैसे पुराने थे, क्योंकि उनमें मैंगो ट्री का यूज़ किया जाता है और मैंगो ट्री मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर की कैटेगरी में आती है। ओके, तो आगे यदि अपन देखते हैं कि इनके बारे में अपन डिस्कशन कंप्लीटली अच्छे से कर चुके हैं, जो कि एक्सोजीनियस टाइप जो ट्रीज हैं उनका ही दो टाइप हैं, कॉनिफर एंड डेसिडियस। तो अपन इसके एग्जांपल, और ये दोनों ही आउटसाइड ग्रोथ करती हैं इसलिए इनको एक्सोजीनियस ट्रीज की कैटेगरी में रखा गया है। अभी अपन समझेंगे एंडोजीनियस कैटेगरी को। तो देखें, एंडोजीनियस कैटेगरी मीन्स ऐसे ट्रीज जिनकी ग्रोथ इनसाइड होती है और जिनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो अपन बात कर रहे थे एंडोजीनियस की, तो देखते हैं हम एंडोजीनियस ट्रीज। सो ऐसे पेड़ जिनकी ग्रोथ आउटसाइड होती है, सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ग्रोज इनसाइड। ऐसे पेड़ जिनकी ग्रोथ इनसाइड होती है उनको अपन कहते हैं एंडोजीनियस ट्रीज। सो ग्रोज इनसाइड, ये इनसाइड ग्रो करते हैं। यदि इनके एग्जाम्पल की बात करूँगा बेसिकली अपन यदि बात करें तो एंडोजीनियस जो ट्रीज हैं इनका यूज़ कंस्ट्रक्शन में बहुत कम किया जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि एंडोजीनियस ट्रीज इन आर नॉट मच used in construction field। इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, लेकिन जिस चीज़ को यूज़ किया जाएगा उसके बारे में मैं साथ में आपको बताऊंगा। तो देखते हैं यदि इसके एग्जाम्पल यदि अपन देखें, सो द एग्जाम्पल्स आर आपका बनाना पेड़ जो हो सकता है, केले का पेड़, या आपका कोकोनट, या आप पाम का पेड़ जो हो सकता है, पाम ट्री हो सकता है, या केन ट्री हो सकता है आपका, या डेट हो सकता है, खजूर का पेड़ जो होता है। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल होंगे आपके एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस ट्रीज। तो एंडोजीनियस ट्रीज के एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आपका बनाना ट्री या कोकोनट ट्री या पाम ट्री, केन ट्री, डेट, या फिर और भी अगर एग्जाम्पल देखें तो आप बैम्बू ट्री, ETC, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं। तो अपन बैम्बू ट्री को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बैम्बू ट्री ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको अपन बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में यूज में लेते हैं। और इसका यूज बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किया जाता है, या फिर कुछ जगह पर लॉक्स के फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं आपकी, जब मैं बात करूँगा स्कैफोल्डिंग की, तो स्कैफोल्डिंग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है बहुत बेसिकली। तो
बैम्बू के अलावा बहुत रेयरली इन ट्रीज का यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये बैम्बू ट्री ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्री है एंडोजीनियस ट्रीज के लिए, जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में काम आता है। ओके, तो यहाँ पे समझने के बाद अब अपन जो आगे जो पढ़ रहे हैं दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर। तो अपन क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर को देखने वाले हैं और यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। सो अपन डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर। ओके, तो देखें इसमें एक एक लेयर के बारे में अपन ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूँ टिम्बर का क्रॉस सेक्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को अपन अच्छे से एनालिसिस करेंगे और इसके हर एक पार्ट के बारे में अपन ध्यान से देखेंगे। तो देखें, जो इनसाइड में आपको सबसे डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है, इस डार्क पार्ट को हम कहते हैं पित्त और मेडुला। पित्त और मेडुला, इनका पहले मैं नॉमेनकल्चर कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आगे धीरे धीरे इनके बारे में डिस्कशन भी करूँगा कि कौन किसका क्या काम होता है, कौन कब डेवलप होता है, खाने को कौन कब पहुँचाता है पूरे पेड़ के अंदर। ओके, द सेकेंड पार्ट इज द रेड शेडेड एरिया इज कॉल्ड हर्टवुड। इट इज नोन एज हर्टवुड। सो इट इज हर्टवुड। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज, जो मैं आपको ब्लैक कलर शेडिंग से दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सैपवुड। दैट इज कॉल्ड सैपवुड। सो मैं आपसे रिप्रेजेंट करूँगा, इट इज सैपवुड। ये जो आपका पार्ट है जो कि सैपवुड के आउटसाइड है और इन जो बार्क है आपका उसके इनसाइड है। ये जो मैं इसको अगर आपको ब्लू कलर शेड से दिखा रहा हूँ तो इसको हम कहेंगे कैम्बियम लेयर। इट इज़ कॉल्ड कैम्बियम लेयर। जो आपको मैं ब्लू शेडेड अभी जो पार्ट बना रहा हूँ तो इसे हम कहेंगे कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर। एंड सबसे लास्ट में जब अपन देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर को, तो आपने देखा होगा जो पेड़ को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाता है, जो बाहर एक जो कवर होता है एक पेड़ के, उसे अपन कहते हैं बार्क। इट इज़ कॉल्ड द ब्लैक शेडेड एरिया इज कॉल्ड बार्क। इसे हम बार्क कहते हैं। तो देखें, इट इज़ कॉल्ड आउटर बार्क एंड द इनसाइड पार्ट इज कॉल्ड इनर बार्क। ओके, बहुत क्लियरली अपने समझ में आ रहा है, ये डायग्राम बहुत क्लियरली अपने को दिख रहा है एंड साथ में अपन समझ भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन लास्ट में मैं इनके जब डायग्राम के बाद मैं समझाऊंगा कि किसका क्या काम होता है। तो देखें, उसके बाद फाइनली अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले मेडुलरी रिंग के लिए। तो ये आपकी जो रेडियल फॉर्मेशन में जो आपके सामने जो मैं कुछ फॉर्मेशन बना रहा हूँ, इनको हम कहेंगे मेडुलरी रिंग। तो फाइनली मैं यहाँ पर कुछ इनका नाम लिख देता हूँ, दैट आर मेडुलरी रिंग। तो इनका नाम भी अपन जान चुके हैं अच्छे से कि मेडुलरी रिंग क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टिम्बर के लिए पिथ पार्ट को। तो अपन यदि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका पिथ आता है, सो पी, देन आफ्टर पिथ इट इज हर्टवुड, देन इट इज sapwood, then cambium layer, then inner bark, then outer bark and medullary ring। तो हम इस शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं। सो एग्जाम में आपके बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर किन दो लेयर्स के बीच में आती है, या फिर कौन सी लेयर सबसे पहले आती है, कौन सी लेयर सबसे आउटसाइड होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस कर रहे हैं पिथ पार्ट के लिए, तो सबसे पहला जो डिस्कशन होगा पिथ या मेडुला, हम इसको बोलते हैं पिथ और मेडुला। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें पिथ और मेडुला के लिए, तो डिस्कस करते हैं। अपन देखें, पिथ या मेडुला एक टिम्बर का सबसे इनर पार्ट होता है और सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है। तो ये जो आपका पिथ या मेडुला है, ये डार्केस्ट एंड इनर मोस्ट पार्ट होता है आपका, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ टिम्बर। टिम्बर का सबसे इनसाइड और सबसे डार्क कलर का जो पार्ट होता है उसको अपन पिथ या मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट थिंग कि ये कभी भी
ये जो आपका पिथ या मेडुला है ये कभी भी पेड़ की ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं करता है। सो नो कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ ट्री, पेड़ की ग्रोथ में ये कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन जब पेड़ छोटा होता है, जब पेड़ अपनी ग्रोथिंग स्टेज में होता है, तब खाने को पूरे पेड़ में पहुंचाने का काम कौन करेगा? पिथ या मेडुला ही करेगा। तो पिथ जो या मेडुला किसी एक टिम्बर का इनर मोस्ट डार्केस्ट पार्ट होता है, साथ में इसमें का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ग्रोथ ऑफ ट्री में। लेकिन ये जो आपका पिथ या मेडुला है, ये जब पेड़ छोटा होता है तो उस टाइम पर ये खाने को पूरे पेड़ में पहुंचाने में काम में आता है। ओके, अच्छा, ये चीज अपने समझ में आई है। जो अपना सेकेंड पार्ट है दैट इज हार्टवुड। सो हार्टवुड इज सिचुएटेड बिटवीन द पिथ एंड द सैपवुड। सैपवुड की जो लेयर है और जो पिथ है, इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर आती है? आपकी हार्टवुड आती है। तो मैं कह सकता हूं हार्टवुड के लिए मैं कह सकता हूं कि लेयर बिटवीन पिथ एंड सैपवुड और पिथ के बीच में जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? हार्टवुड कहते हैं। लेकिन बात करेंगे हार्टवुड का कोई कंट्रीब्यूशन, इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता पेड़ की ग्रोथ के लिए, लेकिन ये पेड़ की स्ट्रेंथ को इम्पार्ट कर देती है। अब कहेंगे सर पेड़ की ग्रोथ में जब इसका हाथ ही नहीं है तो पेड़ की ग्रोथ स्ट्रेंथ को कैसे इम्पार्ट करेगी? मीन्स कि पेड़ की ग्रोथ के लिए बेसिकली जिस प्रोडक्ट की जरूरत होती है उस प्रोडक्ट को, या जिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसको ये आगे ज़्यादा फ्लो नहीं करती है। ये ओनली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, क्योंकि ये आउटसाइड ये कवर अप प्रोवाइड करा रही है पिथ को। धीरे धीरे जो जब आउटसाइड होते जाएंगे तो ट्रिम्बर का जो पार्ट है वो हार्ड होता हुआ चला जाएगा। ओके, तो देखें ये भी कोई ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करती है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। दूसरी चीज कि इसका कलर, हार्टवुड का कलर पिथ और मेडुला के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट होता है। यदि मैं तीसरे पार्ट की बात करता हूं दैट इज सैपवुड, तो ध्यान रखेंगे कि जो सैपवुड होता है अपना, इस सैपवुड हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में सिचुएटेड रहता है। तो अपन सिंपली कह सकते हैं हार्टवुड and hardwood is the layer between the pith and the sapwood, लेकिन sapwood is the layer between the hardwood and cambium layer। तो cambium layer और हार्टवुड के बीच में जो लेयर होगी सैपवुड कहलाएगी। अब बात करते हैं सैपवुड से पहले यदि मैं अगर डिस्कशन करता हूं सैप के लिए, तो देखें सैप एक वर्ड होता है सैप। तो सैप क्या है? पेड़ में या ट्री में ग्रोथ करने के लिए, या फिर मैं कहूँगा पेड़ की ग्रोथ के लिए जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, थिक लिक्विड फ्लूइड हो जो होता है, जो कि पेड़ में खाने के रूप में इकट्ठा होता है, जो भोजन के रूप में या फिर इनके फूड के फॉर्म में ये कलेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। ओके, और सैप से ही ये पूरी की पूरी लेयर बनी है, दैट इज कॉल्ड सैपवुड। तो सैपवुड भी क्या होगा, ध्यान रखेंगे, सैपवुड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है पिथ या मेडुला से। इसका कलर भी पिथ मेडुला या फिर हार्टवुड इन दोनों से कैसा होता है? लाइट होता है। लेकिन सैपवुड टोटली एक्टिव पार्ट क्रिएट करता है इन द ग्रोथ ऑफ द टिम्बर या ग्रोथ ऑफ द ट्री। पेड़ की ग्रोथ में सबसे एक्टिव पार्ट किसका होगा? आपका सैपवुड कराएगा। ओके, तो इसके बारे में अपन जान चुके हैं सैपवुड क्या काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपके लिए कैम्बियम लेयर की, तो कैम्बियम लेयर क्या है? कैम्बियम लेयर भी सैप से ही बनी होती है। बेसिकली इसके बारे में इंट्रोडक्शन दें अपन, तो सैपवुड एंड बार्क के बीच में जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैम्बियम लेयर कहते हैं। और ये जो कैम्बियम लेयर होती है ये आपकी हार्टवुड ये सैपवुड एंड बार्क के बीच में सिचुएटेड रहती है। तो इनके बीच में सिचुएटेड है, तो ये बनी किससे है? तो याद रखेंगे ये भी सैप से ही बनी होती है, जो कि अभी तक सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हुई है। आगे जाकर जब पेड़ की ग्रोथ होती है तब सैपवुड के अंदर ही ये कैम्बियम लेयर भी कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स जो सैप कैम्बियम लेयर में मौजूद है वो सैपवुड सैपवुड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके। तो सिंपली क्या कहेंगे? कैम्बियम लेयर क्या है? कैम्बियम लेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें अभी भी सैपवुड के अंदर चेंज नहीं हुआ है। ओके, लास्ट में यदि मैं बात करूंगा बार्क के लिए, तो बार्क क्या है? बार्क एक ऐसा कवर है जो कि अराउंड द ट्री है, जो
एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, वाटर जो भी आपका हो गया, सनलाइट हो गई आपकी, या फिर जो भी आपके विंड वगैरह, उन सब से अपने ट्री को क्या करता है, सेव करता है अपने को बहुत इजीली तरीके से, और हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ओके, तो यहाँ पर अपने चलिए ये चीज़ समझ में आई है। साथ में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो आपको मेडुलरी रिंग दिखाई दे रही है, मेडुलरी रिंग जिसके बारे में डिस्कस किया था, ये मेडुलरी रिंग क्या करती है, एक और चीज़, यहाँ पर आपको जितनी भी ये राउंडेड लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, राउंडेड क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी राउंडेड क्रॉस सेक्शन एनुलर रिंग कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पेड़ की ग्रोथ में हर साल एक एनुलर रिंग या एक सर्कुलर रिंग जुड़ती चली जाती है, जिस सर्कुलर रिंग का यूज हम पेड़ की एज फाइंड आउट करने में करते हैं, उसे अपन एनुलर रिंग कहते हैं। और इन सभी एनुलर रिंग को जोड़े रखने के लिए जिस लेयर या जिस फाइबर का यूज किया जाता है, उसे हम मेडुलरी रिंग कहते हैं। और मेडुलरी रिंग जो कि आपको रेड कलर से रेडियल डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, ये सभी फाइबर से, ये सभी लेयर्स को आपस में जोड़ के रखती हैं और उसके क्रॉस सेक्शन को टीयरिंग से बचाती हैं। ओके, तो अपने ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इसका क्रॉस सेक्शन किस तरीके का दिखाई देता है, या क्रॉस सेक्शन को किस तरीके से नाम दिया जाएगा, कौन सा नाम किस जगह पर किस जगह पर आएगा, या फिर कौन सी दो लेयर के बीच में कौन सी एक लेयर होगी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब सिंपली बात करें, पहला पार्ट है पिथ। पिथ इज द डार्केस्ट और इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री और टिम्बर। ओके, और ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन ये अच्छा ग्रोथ, जब पेड़ छोटा होता है तो उसमें भोजन या फिर कह सकते हैं सैप का संचारण किसके थ्रू किया जाता है, पिथ या मेडुला के थ्रू। यदि अपन बात करेंगे हार्टवुड की, तो हार्टवुड पिथ एंड सैपवुड के बीच की लेयर होती है, और ये लेयर भी ये थोड़ी डार्क कलर की होती है, लेकिन किससे डार्क, सैपवुड से, लेकिन लाइट किससे होती है, ये पिथ या मेडुला से। तो हार्टवुड का कलर पिथ या मेडुला से थोड़ा कम होता है, ये भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती, लेकिन ये स्ट्रेंथ को इंपार्ट जरूर करती है। नेक्स्ट इज हार्टवुड के बाद आप देखेंगे सैपवुड। सैपवुड सबसे मेन या सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट आपकी पार्ट होता है इस टिम्बर क्रॉस सेक्शन का, और सैपवुड टोटली एक्टिव पार्ट क्रिएट करती है ग्रोथ ऑफ ट्री के लिए। सैपवुड में होता क्या है, एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे अपन सैप कहते हैं, जो कि पेड़ की ग्रोथ में हमेशा हेल्प करता है। यदि अपन आगे देखें बार्क की फॉर्म में, तो देखें बार्क से पहले आपके पास कैम्बियम लेयर बनती है, कैम्बियम लेयर के बाद बार्क। सो कैम्बियम लेयर क्या है, सैपवुड और इनर बार्क या आउटर बार्क जो भी बार्क है उनके बीच की दूरी, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि बार्क एंड सैपवुड के बीच में जो आपकी लेयर होती है उसे अपन क्या कहेंगे, कैम्बियम लेयर कहेंगे। तो कैम्बियम लेयर क्या है, एक ऐसी लेयर जिसमें सैप अभी तक सैपवुड में चेंज नहीं हुआ है। फाइनली द बार्क इज, तो बार्क क्या है, एक ऐसा कवर है जो कि टिम्बर के चारों तरफ होता है, जो कि पूरे जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होते हैं, वेदरिंग इफेक्ट होते हैं, उनसे अपने टिम्बर क्रॉस सेक्शन को या अपने ट्री को बचाता है और अपने को एक अच्छा टिम्बर प्रिपेयर करके देता है इन द फ्यूचर। ओके, तो देन फाइनली मेडुलरी रिंग। मेडुलरी रिंग एक ऐसी फाइबर्स या एक ऐसे रेडियल फाइबर होते हैं जो कि पूरे एनुलर रिंग्स को, एनुलर रिंग क्या है, जितनी भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, दीज आर एनुलर रिंग, जो कि हर साल जुड़ते रहते हैं एक एक करके। तो जितने भी एनुलर रिंग हैं उन सबको जोड़े रखने के लिए जो रेडियल फाइबर्स का यूज किया जाता है उनको हम कहते हैं मेडुलरी रिंग। तो अब अपने के समझ में अच्छे से आ चुका है कि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। यदि अब मैं बात करता हूं प्रोसेसिंग की, तो अपन अभी तक इंट्रोडक्शन अपन अच्छे से समझ चुके हैं टिम्बर का। अब आगे जो अपन देख रहे हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ टिम्बर। तो देखिए प्रोसेस ऑफ टिम्बर में बहुत सारे ऐसे अपन पॉइंट देखेंगे। जो सबसे पहले यदि मैं लिख देता हूं यहां पर प्रोसेस ऑफ टिम्बर, प्रोसेस ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर की प्रोसेस में सबसे पहला जो आपका पॉइंट होता है, या फिर अपन डिस्कस करें कि कौन कौन से पॉइंट इसमें हो सकते हैं। तो देखें प्रोसेस ऑफ टिम्बर में सबसे पहले आएगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसको स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं, किसको रफ टिम्बर बोलते हैं, किसको कन्वर्टेड टिम्बर बोलते हैं, लॉग टिम्बर बोलते हैं। लेकिन अब इसके बाद अपन देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ टिम्बर। तो प्रोसेस ऑफ टिम्बर में सबसे मेन चीज़ है इसको काटना। मीन्स सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ फॉलिंग ऑफ ट्रीज, फॉलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना। तो सिंपल सी अपन बात करेंगे पेड़ों को कब काटा जाएगा। पहली बात तो उस पेड़ का पर्पस पता हो कि उस पेड़ को हम किस यूज में लेने वाले हैं, तभी अपन उसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज फॉलिंग ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले पेड़ों की कटिंग से पहले अपन क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है कटिंग का, इसको यूज कहाँ पर लेने वाले हैं, क्या ये यूजफुल होगा। जिस पेड़ को अपन काट रहे हैं, किसी भी पेड़ को अपन कटिंग कर सकते हैं, नहीं, हमें उसी पेड़ की कटिंग करनी है जिस पेड़ की मैच्योरिटी लेवल पहुंच चुका है, या फिर जिस पेड़ को अपन किसी एक इंपॉर्टेंट पर्पस से काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पर्पस पता होना चाहिए।
किसी एक ट्री को काटने के लिए। दूसरी चीज़ कि हमेशा फॉलिंग ऑफ ट्री इज डन आफ्टर मैच्योरिटी लेवल, हमेशा मैच्योरिटी लेवल पर ही हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जब पेड़ मैच्योर हो जाता है तभी उसकी फॉलिंग होगी, तभी उसकी कटिंग हो सकती है। जब उसको पेड़ों की कटाई जब करनी है तो हमेशा उसकी मैच्योरिटी लेवल तक अपने को वेट करना पड़ता है। यदि मैं बात करता हूँ पेड़ों का मैच्योरिटी लेवल या फिर जो एज होगी, तो मैं लिख देता हूँ मैच्योरिटी एज ऑफ टिम्बर, ये आपका होता है 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल मैच्योरिटी लेवल होता है किसी टिम्बर का। सिंपली तो अपने को ये समझ में आ चुका है कि मैच्योरिटी लेवल क्या हो गया, मैच्योरिटी की ईयर्स क्या होंगी। उसके बाद अपन इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे या पेड़ों की फॉलिंग करेंगे। तो पेड़ को पर्पज पता चल गया है, मैच्योरिटी लेवल के बाद इसकी कटिंग करनी है और इसको 50 से 100 साल में अपने को टिम्बर को काटना है जब मैच्योरिटी लेवल उसका टिम्बर का पहुंच चुका होगा। अब यदि मैं इसके बात करता हूँ कि चलिए ठीक है मैच्योरिटी लेवल आ गया, तो क्या हर जगह पर मैं सेम मौसम में काट सकता हूँ पेड़ को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ हिली एरियाज़ के लिए, तो यदि मैं हिली एरियाज़ में डिस्कस कर रहा हूँ कि हिली एरियाज़ में मैं कब काटूंगा पेड़ों को, तो हमेशा याद रखेंगे मिड ऑफ समर के अंदर अपन क्या करेंगे, हिली एरियाज में पेड़ों की कटिंग करेंगे मिड ऑफ समर। ऐसा क्या रीज़न क्या होगा इसका? क्योंकि सर्दियों में हिली एरियाज में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होंगे और साथ में कटिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्या कहेंगे, हिली एरियाज़ में हमेशा जो फॉलिंग ऑफ ट्री होगा वो कब होगा, मिड ऑफ द समर, गर्मियों में बीचों बीच में होगा, ताकि आपको जो सर्दियों हैं उसमें बारिश का आपको सामना ना करना पड़े। दूसरा जो आपका पार्ट है दैट इज़ प्लेन एरिया। तो देखें प्लेन एरिया में कब कहाँ कम काटेंगे पेड़ को, तो याद रखेंगे प्लेन एरियाज में हमेशा अपन कटिंग करते हैं विंटर में इसलिए करते हैं क्योंकि प्लेन एरियाज में जब अपन समर में अपन कटिंग यदि करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से टिम्बर पर क्रैक्स की मात्रा या फिर क्रैक्स का जो परसेंटेज होता है, क्रैक ज़्यादा होते हैं टिम्बर सेक्शन पर, तो पहले से ही वो काफ़ी कमज़ोर होता है टिम्बर। तो अपन समझ चुके हैं हिली एरियाज में मिड ऑफ समर में अपन क्यों काटते हैं, क्योंकि विंटर में बारिश ज़्यादा होती है। और यदि मैं बात करूँ प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया में अपन यदि कर रहे हैं विंटर में, तो विंटर का रीज़न ये है क्योंकि गर्मियों में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, जिससे अपने को एक कमज़ोर या क्रैक्ड टिम्बर अपने को ऑब्टेन होता है। ओके, तो अपना पहला अपन पॉइंट पढ़ चुके हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ टिम्बर में मीन्स जब कि फाइनली अपन कटिंग तक फाइनली उसको यूज़ करने तक अपन कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस अपन फॉलिंग ऑफ टिम्बर पढ़ चुके हैं। द सेकंड पॉइंट इज कि जब पेड़ को काट लिया जाता है तो अपन जानते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद होता है या मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होता है। तो जो अपना सेकंड पार्ट है दैट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो देखेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर को अपन किस तरीके से पहचान सकते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, तो देखें सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या चीज़ होती है कि टिम्बर को सुखाना, या पेड़ जो अपने कटिंग अपन ने कर ली है उसको फिर अपने पहले रफ मिला होगा अपने को, अपने लॉग में कन्वर्ट किया एंड फाइनली अपन उसको फाइनली कन्वर्टेड टिम्बर में बाद में समझेंगे। पहले अपने पास अभी कौन सा है, लॉग टिम्बर अपने पास है, और उस लॉग टिम्बर की फॉलिंग के बाद जो लॉग टिम्बर मिला है उसकी अपने को सीजनिंग करनी है, मीन्स उसको सुखाना है। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, नेचुरल प्रोसेस हैं, आपके आर्टिफिशियल प्रोसेस हैं, इसके बहुत सारे प्रोसेस होंगे। लेकिन उससे पहले अपने को ये समझना है कि पेड़ में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो किस किस फॉर्म में मौजूद होता है। तो याद रखेंगे मॉइस्चर कंटेंट जो होगा पेड़ में या किसी टिम्बर में, मॉइस्चर कंटेंट वो दो फॉर्म में मौजूद होता है। आपका पहला आपकी फॉर्म है वाटर, और जो आपका सेकंड फॉर्मेशन है दैट इज सैप मैंने अभी आपको बताया था, एक गाढ़ा तरल पदार्थ या एक थिक लिक्विड फ्लूइड जो कि पेड़ में फूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, पेड़ में फूड की फॉर्म में आपके में मौजूद होता है। लेकिन पेड़ की कटिंग के बाद हमें उस सैप से कोई मतलब नहीं है, हमें उस सैप को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक रिजिड एंड हार्ड टिम्बर को ऑब्टेन करना है। ओके, तो वाटर एंड सैप जो आपका है, इन दोनों फॉर्मों में अपने पास क्या मौजूद होता है, मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होता है किसी एक टिम्बर के अंदर। तो अपन यहां तक अच्छे से समझ चुके हैं।
अब यदि मैं आगे बात करता हूं कि सीजनिंग करते समय कितना % पानी ऑलरेडी मौजूद है, तो ध्यान रखेंगे 50% मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी मौजूद होता है आफ्टर फॉलिंग ऑफ ट्रीज इन टिम्बर। टिम्बर में 50% तो मॉइस्चर कंटेंट पहले से मौजूद है, और उसका जो टोटल जो वेट है वो क्या है, 50% सेल्फ वेट है। तो 50% उसका सेल्फ वेट होता है और 50% उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली बात है। तो अपने को क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे के पूरे जो वाटर कंटेंट है उसी को हमें सुखा देना है, ऐसा नहीं करना है। यदि हम पूरे वाटर कंटेंट को या मॉइस्चर कंटेंट को यदि हम सुखा देंगे, उसकी सीजनिंग टोटली सीजनिंग कर देंगे, वेल सीजन एंड कंप्लीट सीजन या फुली सीजन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। देखिए, वेल सीजन मीन्स जितना क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यदि सीजनिंग हो रही है, मीन्स मान लीजिए किसी को 15% पानी रखना जरूरी है किसी भी एक मटेरियल में, और हम यदि उसमें 15% तक ही उसकी सीजनिंग कर रहे हैं तो उससे वेल सीजन बोलेंगे। लेकिन यदि अपने को जरूरत है 15% मॉइस्चर कंटेंट की, लेकिन हम उससे टोटली सीजन कर रहे हैं, उसको टोटल जो पानी मात्रा है या मॉइस्चर कंटेंट उसको सुखा दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। मींस वो उसमें क्रैक्स आना डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वाटर कंटेंट की वजह से ही वो थोड़ा बहुत मॉइस्ट रहेगा, जिससे उसको किसी भी एक फॉर्मेशन में शेप देने के लिए या कन्वर्ट करने में बहुत ईजीनेस रहेगी। यदि उसमें से अपन टोटल मॉइस्चर कंटेंट को ही निकाल देंगे तो वहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे जो कि अनडिजायरेबल हैं अपने लिए। ओके, तो अपने को मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि टिम्बर्स में कितना % वाटर को रखा जाता है जिससे कि उसको एक वेल सीजन टिम्बर बोला जाए। तो टिम्बर के लिए यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद अपन इसकी प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे। तो टिम्बर की सीजनिंग के लिए जो प्रोसेस होती हैं वो 2 तरीके की प्रोसेस होती हैं। एक आपकी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, और एक आपकी आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल। और काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रोसेस होती हैं। आर्टिफिशियल प्रोसेस में आपके बॉइलिंग ऑफ वाटर भी आता है आपका, या फिर इलेक्ट्रिकल सीजनिंग आपकी आती है, या केमिकल सीजनिंग आपकी आती है। केमिकल साल्ट में यदि डुबो दिया जाए, इस पर इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा नेचुरल प्रोसेस किस तरीके से होता है वो अपन पढ़ेंगे। दोनों को ही डिस्कस करेंगे, और कौन बेस्ट है या फिर कौन ज़्यादा इकोनॉमिकल है इस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने लिए ज़रूरी है समझना नेचुरल प्रोसेस को। तो द फर्स्ट वन इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग। तो देखेंगे अभी हम नेचुरल सीजनिंग में क्या होता है। तो देखो, अपन टाइप पढ़ चुके हैं कि सीजनिंग क्या है, पानी को ड्राई करना, टिम्बर जो अपने पास मिला है उसमें से अपने को मॉइस्चर कंटेंट को ड्रॉप आउट करना है, वहाँ से बाहर निकालना है। तो अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसका नेचुरल प्रोसेस देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सीजनिंग। तो ध्यान रखेंगे कि नेचुरल सीजनिंग में सबसे मेन चीज़ कि इसमें टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं होता है। मीन्स नेचुरल कंट्रोल का मतलब क्या है वो समझेगा अपन पहले, कि सबसे पहले अपन कर क्या रहे हैं, जो अपने पास लॉक टिम्बर जो अपने को मिला है उसे हम ओपन टू एटमॉस्फेयर रख रहे हैं, जिसको अपन नेचुरल सीजनिंग बोलते हैं। ओपन टू एटमॉस्फेयर रखने से इसमें क्या हो रहा है कि जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेशन या टेम्परेचर के थ्रू ड्राई होता वो इवेपोरेट हो रहा है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके थ्रू ये सीजनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर नो कंट्रोल ऑन सीजनिंग, सीजनिंग पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर है, ये अपना जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पर किसी का टाइम कंट्रोल होता नहीं है। सो नो कंट्रोल ऑन सीजनिंग। तो यहाँ पर सीजनिंग में कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन बात अपन करते हैं, जब अपन नेचुरल प्रोसेस से किसी टिम्बर की सीजनिंग करते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होगा आपका, वो आपका 15% बचेगा आफ्टर सीजनिंग, 50% आफ्टर सीजनिंग। सीजनिंग होने के बाद जो मॉइस्चर कंटेंट आपका बचने वाला है वो होगा 15%। सो दूसरी चीज़ कि इसमें डिफेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। सो मैं कहूँगा चांसेस ऑफ डिफेक्ट आर हाई। जो डिफेक्ट होने के चांसेस हैं वो कैसे हैं, ज़्यादा हैं। तो सिंपली अपन जान चुके हैं कि नो कंट्रोल ऑन सीजनिंग, सीजनिंग पर कोई कंट्रोल नहीं होता। मॉइस्चर कंटेंट सीजनिंग के बाद कितना बचेगा, इसमें 15% बचेगा, एंड डिफेक्ट के चांसेस इसमें ज़्यादा होंगे। बेसिकली देखें कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और साथ में इसमें डिफेक्ट के चांस भी ज़्यादा हैं। और अपने को डिज़ायरेबल जो होना चाहिए एक अच्छी वेल सीजन टिम्बर के लिए, उतनी परसेंटेज अमाउंट लास्ट में बच भी नहीं रहा है। तो बेसिकली बहुत कम ही नेचुरल सीजनिंग को अपन यूज़ में लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपन यूज़ में लेते हैं वो है आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो अपन देखें
देखेंगे आर्टिफिशियल सीजनिंग में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो मैं आपको अब आर्टिफिशियल सीजनिंग बताने वाला हूं। तो देखेंगे अपन आर्टिफिशियल सीजनिंग में, आर्टिफिशियल सीजनिंग, तो सबसे पहले समझें कि देखिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वेरियस प्रोसेस हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग के, लेकिन कौन सबसे अच्छा होगा, कौन बेकार होगा, या कौन कॉस्टली होगा, या कौन कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका जो प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग है दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। सबसे फर्स्ट है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इस प्रोसेस को समझेंगे अपन, बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखिए बॉइलिंग वाटर में क्या होता है कि जो आपका टिम्बर है उसको हमें एक बॉइलिंग वाटर में उबलते हुए पानी के अंदर हमको रखना है। उस पानी का टेम्परेचर कितना होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होगा। सो टेम्परेचर इज 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। तो 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपन पानी को बॉयल करेंगे, और बॉइलिंग करने के बाद उसमें जो अपना लॉग टिम्बर है, जो अपना जो टिम्बर का सेक्शन है, उसे हम इसमें पुट कर देंगे। जब इसे हम इसमें पुट कर देंगे तो टाइम ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो देखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए, अबाउट 4 to 5 आवर्स के लिए हम इसको पानी में डिप करके रखेंगे, पानी में डुबो कर रखेंगे। और जब हम इसको आउटसाइड निकालेंगे, जब हम इसको बाहर निकालेंगे, ओपन टू एटमॉस्फेयर इसको हम रख देंगे, तो वहाँ पर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन प्रोसेस वो क्या होगा, अपना टेक प्लेस करेगी, इवेपोरेशन अकर करेगी, और इवेपोरेशन की वजह से मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, उड़ने लगेगा, और वहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। बात यह आती है कि जब आर्टिफिशियल सीजनिंग अपन करते हैं, जब नेचुरल सीजनिंग कर रहे थे तो वहां पर सीजनिंग के बाद जो वाटर कंटेंट बच रहे थे वो थे आपके 15%, लेकिन आर्टिफिशियल सीजनिंग के बाद आपके पास जो वाटर कंटेंट बचेगा दैट इज 12%, दैट इज 12%। तो याद रखेंगे एग्जाम में यदि पूछता है कि वेल सीजन टिम्बर में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या फिर जो वाटर की जो परसेंटेज होती है आफ्टर सीजनिंग एक वेल सीजन टिम्बर के लिए वो कितनी होती है, सो यू विल आंसर 12 to 13 और 10 to 12%। सो एग्जैक्टली दिस इज 12%। तो 12% यदि अपनी सीजनिंग के बाद मॉइस्चर कंटेंट अपने टिम्बर में बचता है तो उसे हम वेल सीजन टिम्बर कहेंगे। तो अपने अभी ये वेल सीजन टिम्बर समझ में आ चुका है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि देखिए टाइम ड्यूरेशन अपना क्या हुआ, 4 to 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर में, टेम्परेचर आपका 105 से 110 डिग्री सेल्सियस रहा, और इसका जो इवेपोरेशन रेट है, जब इसमें से अपन टिम्बर को 4 से 5 घंटे रखने के बाद बाहर निकाला तो इवेपोरेशन रेट बढ़ने की वजह से उसका अच्छे से सीजनिंग हो चुकी है। ओके, ये जो सीजनिंग है इसमें अब देखें एक चीज को हमेशा समझना है कि ये जो सीजनिंग है ये आपकी लेस ड्यूरेबल मिलेगी आपको। इसमें जो आपको टिम्बर मिलेगा बॉइलिंग ऑफ वाटर सीजनिंग से, ये आपको कम ड्यूरेबल वाला मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं टिम्बर obtained from this method is less durable। जो अपना टिम्बर मिलेगा वो अपना कम ड्यूरेबल रहेगा, ये चीज हमेशा रखेंगे। नेक्स्ट चीज कि हाँ ये जो प्रोसेस है वो क्विक प्रोसेस है, दैट इज क्विक, इजी एंड इकोनॉमिकल। ये अपना जो प्रोसेस है वो इजी भी है, इकोनॉमिकल भी है, अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इससे अपने को लेस ड्यूरेबल टिम्बर अपने को ऑब्टेन हो रहा है। तो सिंपली सब कुछ जान चुके हैं, इतने टेम्परेचर पर 4 से 5 घंटे के लिए उबालने पर या फिर उबलते हुए पानी में टिम्बर सेक्शन को रखने पर जब आउटसाइड निकालेंगे इवेपोरेशन रेट बढ़ने से जो टिम्बर ऑब्टेन होगा वो लेस ड्यूरेबल होगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो आपकी क्विक, इजी एंड इकोनॉमिकल होती है। तो अपन इस प्रोसेस के बारे में समझ चुके हैं, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग। यदि मैं सेकंड प्रोसेस के बारे में आपसे बात करूं तो दैट इज द इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। देखते हैं सेकंड इज इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो देखें इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या होता है, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूं मैं तो अपना जो टिम्बर सेक्शन है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आप समझेंगे। तो टिम्बर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टिम्बर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है।
तो अब बैड कंडक्टर की फॉर्म में अपन इसको समझेंगे कि जब बैड कंडक्टर होगा तो ये यहाँ से इसमें होगा क्या, जब अल्टरनेट करंट एसी करंट जब एक टिम्बर के एक पॉइंट से या एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जब अपन फ्लो करेंगे करंट को, तो वहाँ पर उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर क्या ट्रांसफ़र होगी, नहीं उस जगह पर नहीं होगी। लेकिन जिस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो एक ही जगह पर रहकर वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहेंगे। उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण ही यहाँ पर इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज होगी और साथ में मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो आपके समझ में आया होगा कि एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका टिम्बर। तो इस टिम्बर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी या एसी करंट को फ्लो करेंगे तो उस जगह पर इवेपोरेशन की रेट बढ़ने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएंगे, जिससे सीजनिंग का जो प्रोसेस है आपका सिंपली अकर होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये क्या सस्ता प्रोसेस है या ये हार्ड प्रोसेस है या फिर आपका इकोनॉमिकल प्रोसेस है, तो इट इज़ ए कॉस्टली प्रोडक्ट, कॉस्टली प्रोसेस। तो ये आपका एक कॉस्टली प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, और ये इतना अच्छा नहीं होता है इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, इसमें चांसेस ऑफ डैमेज भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग को कम यूज़ में लेते हैं। लेकिन साथ में ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सीजनिंग होता है फॉर आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए, ठीक है। तो आपका अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करता हूँ थर्ड, दैट इज़ किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग, तो किल्न सीजनिंग को अपन देखते हैं। तो देखो क्या होता है किल्न सीजनिंग में। किल्न सीजनिंग समझते हैं कि ये इसमें एक एयर टाइट चैम्बर होता है। जब किल्न सीजनिंग के अंदर जब अपन सीजनिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो याद रखेंगे किल्न सीजनिंग में एक एयर टाइट चैम्बर होता है आपका, दैट इज एयर टाइट चैम्बर। तो आपका एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें हॉट गैसेस को फ्लो किया जाता है। एयर टाइट चैम्बर के अंदर आपकी हॉट गैसेस होंगी, तो उन हॉट गैसेस को जब इसमें फ्लो किया जाता है तो हॉट गैसेस को फ्लो करते टाइम वहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाएगा इन हॉट गैसेस का, वो भी याद रखेंगे आप 35 टू 40 डिग्री। 35 टू 40 डिग्री इन गैसेस का क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। तो एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर जब हॉट गैसेस एट 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस पर जब अपन इसमें फ्लो करते हैं तो इन गैसेस की वजह से जो टिम्बर सेक्शन जो अपन इस एयर टाइट चैम्बर के अंदर रखने वाले हैं उसका इवेपोरेशन होने लगेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो इवेपोरेशन की उस प्रोसेस से या फिर मैं कहूँ कि उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो धीरे धीरे वाइप आउट होने लगेगा, उड़ने लगेगा, और वहाँ पर अपना जो टिम्बर सेक्शन है वो सीजनिंग उसकी होने चालू हो जाएगी और इससे काफ़ी अच्छे से सीजनिंग आती है। लेकिन ये भी एक कॉस्टली मेथड है क्योंकि इसमें अपन किल्न का यूज़ कर रहे हैं। तो किल्न सीजनिंग आपके समझ में आ चुकी है। ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें हॉट गैसेस के थ्रू अपन सीजनिंग करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट सीजनिंग है दैट इज वाटर सीजनिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सीजनिंग, ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव सीजनिंग। तो अपन समझेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर में जो आपका आर्टिफिशियल प्रोसेस में नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज द फोर्थ प्रोसेस, दैट इज द ओके। तो जो अपन किल्न सीजनिंग पढ़ी है उसका याद रखें, किल्न सीजनिंग अच्छी सीजनिंग होती है टिम्बर की आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए। जो अपना नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से अपन समझेंगे क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक पॉन्ड या कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने कलेक्ट कर लिया है, जहाँ पर पानी बहुत सारा है, पानी की मात्रा कलेक्टेड है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस पानी के फ्लो में मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर है जिसमें काफ़ी सारा पानी मेरे पास एज अ रिजर्वियर इकट्ठा हो रखा है। और जो पानी का जो फ्लो है, फ्लो जो है आपका वो इस साइड से इस साइड की तरफ है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो हो रहा है इस साइड से इस साइड में, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास टिम्बर सेक्शन है उस टिम्बर सेक्शन के उस पार्ट को मैं इस फ्लो की साइड में रखूँगा जिसका जहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से। तो मैं इस सेक्शन को जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इस तरीके से रखूँगा। मीन्स इस पूरे जो लॉग होगा अपना, जो अपना टिम्बर का लॉग होगा उसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके का है। तो
बेसिकली आप जानते भी हैं कि पेड़ जब अपने रूट्स की तरफ जाता है तो उसका ट्रंक का जो सेक्शन होता है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, और जैसे ही वो ऊपर ब्रांचेस की तरफ जो टुवर्ड्स द स्काई जब जाने लगता है तो उसका जो सेक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इस जगह पर अपन जानते हैं डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू AV, वेयर A इज एरिया एंड V इज एवरेज वेलोसिटी एंड Q इज डिस्चार्ज। अपना Q क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज है, A यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड V यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है। तो अपन सिंपल से यदि आप एक कॉन्सेप्ट देखते हैं एरिया या वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आती है कि यदि किसी जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, या इसके अपोजिट सेक्शन में यदि अपन देखें तो अगर अपन मानते हैं कि किसी जगह का एरिया यदि डिक्रीज हो रहा है तो उस जगह पर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर यहीं पर अपन देखते हैं, मान लीजिए कि पानी का फ्लो जो है वो इस तरफ से इस तरफ हो रहा है। अपन जो सेक्शन देख चुके हैं, इस सेक्शन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है सैप एंड वाटर की फॉर्म में। तो होगा क्या, जब इस तेज फ्लो, जब वाटर जो बहुत तेज फ्लो कर रहा है, जब ये तेज फ्लो होता हुआ वाटर इस टिम्बर सेक्शन में होते हुए गुजरेगा तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम है लेकिन लास्ट ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में जाते जाते क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कम हो रही है। मींस एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से उस फ्लो की वेलोसिटी कितनी तेज हो जाएगी, इसके बारे में अपन इस रिलेशन से पता लगा सकते हैं कि यदि किसी जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया घटता जा रहा है तो मींस उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, और उस फ्लो वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से जब आउटसाइड जब वो वाटर एस्केप करेगा, बाहर निकलेगा, तो अपने साथ में वो सैप को भी लेता हुआ निकलेगा। मींस आपको समझ में आ चुका है अब कि जब भी कभी मुझे सीजनिंग करनी है वाटर से, मींस वाटर सीजनिंग जब भी मुझे करनी है तो हमेशा याद रखना है कि इस टिम्बर सेक्शन को मैं पहले टिम्बर सेक्शन को इस तरीके से रखूंगा कि जिसका क्रॉस सेक्शन फ्लो की साइड में ज़्यादा हो और फ्लो के अपोजिट जिधर फ्लो हो रहा है उस लास्ट एंड पर आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम होना चाहिए। तो इस फिनोमेना से, इस कॉन्सेप्ट से अपन समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जब ये पानी इसमें इनसाइड होके जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी एरिया के कम होने के कारण, अपने पास बहुत अच्छे से सीजनिंग होगी। याद रखेंगे इसका जो ड्यूरेशन होता है, मैं आपको ड्यूरेशन के लिए जिक्र कर रहा हूँ, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 3 वीक्स होता है, 2 से 3 वीक इसमें लगते हैं इसकी सीजनिंग थ्रू वाटर। तो 2 से 3 वीक आपके लगेंगे। साथ में यदि मैं बात करता हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। ओके, तो ये भी आपका एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सीजनिंग हो चुका है। यदि अगर मैं आगे जो अपना लास्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग की बात करता हूँ, दैट इज केमिकल सीजनिंग, तो अपन देखेंगे नेक्स्ट। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं वाटर सीजनिंग। तो अपन ने अभी तक काफ़ी सारे मेथड पढ़ चुके हैं जिनमें आपका जो आपका आर्टिफिशियल मेथड है तो उनमें बात करें अपन, सबसे पहला मैंने आपको बताया है बॉइलिंग ऑफ वाटर, the second is electrical seasoning, the third is kiln seasoning, the fourth is water seasoning, and now I am discussing about chemical seasoning. So the fifth is chemical seasoning, जो आपकी next है that is chemical seasoning। तो जब अपन chemical seasoning को पढ़ते हैं तो देखें इसमें क्या होगा कि जो आपका टिम्बर सेक्शन है, जो आपका टिम्बर सेक्शन है उसे एक सूटेबल सॉल्यूबल जो अपना साल्ट है उसमें उसका एक मिक्स बनाकर या उसका एक सॉल्यूशन बनाकर उसमें अपन सोक करेंगे या डुबो के रखेंगे अपने टिम्बर सेक्शन को, जिससे इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी और साथ में आपका जो टिम्बर सेक्शन है वो अच्छे से वेल सीजन टिम्बर फॉर्म में आपका आ चुका होगा। तो यदि मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या होगा, तो एक केमिकल सॉल्यूशन मुझे बनाना पड़ेगा, केमिकल सॉल्यूशन ऑफ सूटेबल साल्ट, एक सूटेबल साल्ट का केमिकल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और उसमें मुझे सोक करके रखना है, सोक द टिम्बर सेक्शन, टिम्बर सेक्शन को मुझे अच्छे से इसमें डुबो के रखना है। एंड आफ्टर द सफिशिएंट और रिक्वायर्ड पीरियड, जब इसको अपन आउटसाइड निकालेंगे
तो वहाँ पर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी, और इसके इंक्रीज़ होने के साथ ही अपन क्या कहेंगे कि वहाँ पर अपने को एक अच्छा वेल सीजन टिम्बर ऑब्टेन होगा। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्यूशन आपने काम में लिया है सीजनिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर अपन सीजनिंग के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन कौन सी आर्टिफिशियल सीजनिंग होंगी और या फिर नेचुरल सीजनिंग में अपने को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अपन समझ चुके हैं कि देखिए आर्टिफिशियल सीजनिंग ज़्यादा अच्छी होती है नेचुरल सीजनिंग से। कारण क्या है, क्योंकि नेचुरल सीजनिंग में सीजनिंग के बाद 15% मॉइस्चर कंटेंट बचता है, जबकि जो आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग है उसमें 12% वाटर कंटेंट बचता है, जो कि अच्छा डिजायरेबल है, जिससे अपना टिम्बर वेल सीजनड कहलाता है। तो यहाँ तक अपन समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ टिम्बर में, सबसे पहला प्रोसेस अपन ने पढ़ा फॉलिंग ऑफ टिम्बर। द नेक्स्ट प्रोसेस इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो सीजनिंग मींस इसमें से अपने अच्छे से ही वाटर कंटेंट को आउटसाइड निकाल लिया है और अपने पास अब जो वाटर कंटेंट बचा है वो सूटेबल है अपने टिम्बर को आगे की प्रोसेस में भेजने के लिए।